आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज के बारे में हम सबको पता है। हम आज जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इन यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर किया जाता है, किस तरीके से यहाँ पे शासन होता है, कौन इसका हेड होता है, पहले यूनियन टेरिटरीज का क्या स्टेटस था, अभी यूनियन टेरिटरीज कितनी है, क्या स्टेटस है, और हमारे संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूजुअली जो सिविल सर्विसेज के पेपर्स होते हैं उस पर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है इस टॉपिक से, क्योंकि इस टॉपिक में हम कॉन्स्टिट्यूशन की 7th अमेंडमेंट को कवर करेंगे, हम स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को कवर करेंगे, उसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी के लिए क्या अलग से प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हम उसको भी कवर करेंगे इस टॉपिक में। आई विल मेक टोटल 2 वीडियोज फॉर दिस टॉपिक, सो देयर आर फ्यूअर थिंग्स दैट यू मस्ट लर्न। चाहे आप लॉ स्टूडेंट हैं, चाहे आप जनरल पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, आप इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, आई थिंक दिस इज अ मस्ट नो टॉपिक फॉर यू. So I'll try to cover as many things as possible. So why this topic is important for you is, see, जनरल रूल इंडिया में ये है कि हमारा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो फेडरल है. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में कहा है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल है. फेडरल का मतलब क्या है कि जो सरकार की जितनी भी पावर है वो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों में विभाजित है. सो देयर इज दिस डिविजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स. इवन दो अगर आप अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ेंगे, जितना भी ये पैटर्न रहा है इतने सालों में, उसमें ये है कि हम 100% वी आर नॉट फेडरल, वी आर सॉर्ट ऑफ क्वाज़ी फेडरल. क्वाज़ी फेडरल मतलब हम स्टेट गवर्नमेंट्स को इनफ पावर्स तो देते हैं, बट बहुत सारे ऐसे मैटर्स है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली स्टेट्स में इंटरफियर कर लेते हैं एंड देन दे कैन क्वेश्चन द स्टेट. सो वी आर फेडरल बट नॉट इन द रिजिड सेंस. सो इट्स लाइक वी आर फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट. तो जनरल रूल ये हो गया, केंद्र सरकार जो लिस्ट 1 7th शेड्यूल में जो मैटर्स है उस पर कानून बनाएगी पूरे कंट्री के लिए, लेकिन जो स्टेट है वो 7th शेड्यूल के लिस्ट 2 में जितने भी आइटम हैं उस पर कानून बनाएगी जो उनकी स्टेट में लागू होंगे. लेकिन यूनियन टेरिटरी का जहाँ पे सवाल आता है थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट है. यूनियन टेरिटरी भी अपने यूनियन टेरिटरी के लिए कानून बना सकती हैं. वहाँ के जो शासक हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वहाँ के जो सरकार है, वो भी अपने यूनियन टेरिटरी के लिए कानून बना सकती है, लेकिन उसकी पावर और जो स्टेट की पावर है उसमें डिफरेंस है. कुछ ऐसे मैटर्स है जिसमें स्टेट अपने लिए पावर्स रखती है कि वो उस पर कानून बनाए, लेकिन वो चीज़ यूनियन टेरिटरीज को नहीं मिली हुई. वो कौन से मैटर्स हैं, वी विल डिस्कस इट डाउन द लाइन. उस केसेस में कौन वहाँ पे यूनियन टेरिटरी में लॉ बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो डायरेक्ट रहता है यूनियन टेरिटरीज में, बट स्टेट में नहीं रहता. तो कहीं ना कहीं जो यूनियन टेरिटरी है इट इज सॉर्ट ऑफ एन एक्सेप्शन टू द फेडरल प्रिंसिपल. ओके, सो वी विल ट्राई टू सी दैट वाई एंड हाउ. अगर हम वाई क्वेश्चन पे जाएंगे कि क्यों यूनियन टेरिटरीज में सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, क्यों हम उन्हें स्टेट के लेवल पे नहीं रखते, इसके पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं, कल्चरल भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है. आई ट्राई टू गिव एन एग्जांपल. फॉर इंस्टेंस दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल, तो इट इज़ ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी. इसको हमने यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाया क्योंकि ये नेशनल कैपिटल है. यहाँ पे आपको ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, ज़्यादा सेफ्टी चाहिए. जितने भी आपके हेड ऑफिसेज हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, रिजर्व बैंक हो, इट इज़ ऑल देयर इन द कैपिटल. तो इस सिचुएशन में उनको एक्सेस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होनी ही चाहिए. मान लो दिल्ली एक स्टेट होता तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इतना इंटरफियर करने नहीं देती, राइट. तो इस सिचुएशन में दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाना ज़रूरी है. अगर हम बात करें से फॉर एग्जांपल गोवा भी यूनियन टेरिटरी था बट अब नहीं है. तो गोवा का कल्चर काफ़ी डिफरेंट रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सालों तक पोर्चुगीज, बहुत साल तक पोर्चुगीज वहाँ रूल करते ही गए, तो वहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट था. तो जब गोवा इंडिया के साथ इंटीग्रेट हुआ तो इट वाज नेसेसरी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट कंट्रोल करे, बिकॉज हम किसी अगर और स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे इट वुड बी सॉर्ट ऑफ अ रिस्क.
उसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल लें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, तो वो जो आइलैंड्स है वो इंडिया की टेरिटरी से कहीं ना कहीं थोड़े से अलूफ हैं, तो आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के उस पर जिम्मे पे नहीं छोड़ सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद उसकी देखरेख करनी पड़ेगी, राइट। सिमिलरली लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं ये कहीं ना कहीं कॉलोनियल रूलर्स उनके इन्फ्लुएंस में थी, उनके अंडर थी। तो जब वो आज़ाद हुई हैं ये टेरिटरीज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि इट शुड बी अंडर आवर सुपरविजन, डायरेक्ट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होना जरूरी है, ठीक है। तो पॉलिटिकल रीजंस हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो गए कि अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगी वो टेरिटरीज, तो उन पे शासन करना इजी हो जाएगा। एटलीस्ट हर चीज़ वो प्रेसिडेंट के अंडर होगी, तो एटलीस्ट द गवर्नमेंट विल नो कि अभी क्या प्रोग्रेस है इन स्टेट्स में, राइट। तो इसलिए जो यूनियन टेरिटरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो इनएविटेबल है, यूनियन टेरिटरीज बनानी ही थी ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर डायरेक्ट सुपरवाइज कर पाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये फेडरल प्रिंसिपल के एंटाई जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है, बट देन इट इज़ वर्थ इट, ज़रूरी भी है। अब हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। जब संविधान एक्चुअली आया था 1949 में, अडॉप्ट किया गया था, 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था, उस समय संविधान में कहीं भी यूनियन टेरिटरी का शब्द का कोई उल्लेख नहीं था, देयर वाज नो मेंशन ऑफ इट। इंस्टेड अगर हम फर्स्ट स्केड्यूल देखें संविधान का, तो संविधान में जब आर्टिकल्स खत्म होते हैं तो स्केड्यूल शुरू हो जाते हैं। प्रेजेंटली 12 स्केड्यूल हैं, तो जो फर्स्ट स्केड्यूल है उसमें कितनी स्टेट्स हैं उनका नाम लिखा गया है। तो अभी प्रेजेंटली फर्स्ट शेड्यूल में सिर्फ 2 ही हिस्से हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। 28 स्टेट्स हैं अभी प्रेजेंटली, उनके नाम लिखे गए हैं, और यूनियन टेरिटरीज टोटल 8 हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। लेकिन जब एक्चुअली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसमें फर्स्ट शेड्यूल के 4 हिस्से थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। और वो हिस्से किस बेसिस पे किए गए थे कि कौन उनके ऊपर डोमिनेट कर रहा है उस वक्त, कौन उनके ऊपर एडमिनिस्टर कर रहा है। तो जिन स्टेट्स को उस समय ब्रिटिश इंडिया में गवर्नर एडमिनिस्टर कर रहा था वो पार्ट ए में चली गई, उस समय 9 स्टेट्स थी पार्ट ए में। जिन स्टेट्स के ऊपर कोई वो प्रिंसली स्टेट्स थी बेसिकली, जहाँ पे राजे महाराजे हुआ करते थे, तो उन स्टेट्स जिनका जो हेड था वो राज परामुख हुआ करता था, उनको पार्ट बी में रख दिया गया। वो उस समय 8 स्टेट्स थी। वो स्टेट्स जिनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का, सेंटर का भी कंट्रोल था, प्लस उसके ऊपर उन्होंने चीफ कमिश्नर्स को नियुक्त किया गया था जो उनकी देखरेख कर रहे थे, वो टोटल 10 स्टेट्स थी। उन सबको पार्ट सी में रखा गया, और पार्ट डी में एक स्टेट थी, बेसिकली इट वाज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और उसके ऊपर कौन सुपरवाइज कर रहा था, कौन एडमिनिस्टर कर रहा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर। पार्ट ए, बी, सी, डी। पार्ट ए और बी की आप स्टेट्स देखेंगे कि संविधान में जब संशोधन हो गया था, जब ये यूनियन टेरिटरी शब्द आ गया था 7th अमेंडमेंट, जो कि मैं भी आपको कराऊंगी, उसके बाद पार्ट ए और बी की जो स्टेट्स थी वो स्टेट कैटेगरी में ही रही। लेकिन जो पार्ट सी की जो 10 स्टेट्स थी और जो पार्ट डी का एक आइलैंड था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यही मिलके यूनियन टेरिटरीज बाद में बने थे। तो आप देखेंगे, इससे आपको ये पता लगेगा, और कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं सिविल सर्विसेज में, जहां पर भी पार्ट सी स्टेट्स लिखा जाए मतलब वही पार्ट सी स्टेट बाद में यूनियन टेरिटरीज बनी थी। इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको क्विकली इनके नाम बताती हूँ, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। अल्फाबेटिकली हम याद करने की कोशिश करेंगे। सो ए से अजमेर हो गया, फिर देन बी से भोपाल एंड बिलासपुर, देन सी से कुर्ग हो गया, इसमें से इट डज नॉट इवन एग्जिस्ट। डी से दिल्ली हो गया, उसके बाद हमारे पास मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, विंध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, एंड देन वी हैड कच्छ। सो दीज वर द 10 स्टेट्स विच वर देयर इन पार्ट सी। तो यही पार्ट सी स्टेट्स बाद में क्या बन गई थी, यूनियन टेरिटरीज बन गई थी। आई होप दिस इज क्लियर।